हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो मिड टर्म इंटरनल एग्जामिनेशन में आने वाला जो मिड टर्म इंटरनल एग्जामिनेशन में आने की जो संभावना है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि सर कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जाए। मैं जो वीडियो यूनिट 1 यूनिट 2 ये सब का जो बनाया हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन उसमें समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कि मिड टर्म में कौन कौन सा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना है। तो मैं अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन लिया हूँ जो मिड टर्म में आने की पूरी संभावना है, मैंने आ सकता है आपको। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे तो आप जो मैं वीडियो टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए बनाया हूँ उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। और आकाश जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, उसमें आप कुछ थ्योरी वगैरह जरूर, थ्योरी यहाँ पर हम लोग एग्जाम्प्ट किए हैं, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन लिए हैं। आप इसे भी ध्यान से देख लेंगे और जो यूनिट 1 यूनिट 2 का जो किया हूँ वो भी अपने तरीके से आप देख लेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जब मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ उसी में से है, जो यूनिट 1 और 2 का जो नोट्स मैं बनाया हूँ, यानी जो हम वीडियो बनाए हैं उसी में से क्वेश्चन मैं लिया हूँ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ए बुक ऑन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिपेंडेंटली रिव्यूड बाय 3 रिव्यूअर्स फेवरली विथ प्रोबेबिलिटी 3 मैंने 3 रिव्यूअर्स है और तीनों रिव्यूअर्स का जो प्रोबेबिलिटी है 3/5, 4/7, 2/5 रेस्पेक्टिवली गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिव्यूज एट लीस्ट 2 रिव्यूअर्स विल बी फेवरेबल। जब रिव्यू करता है ये तीनों तो कम से कम 2 रिव्यूअर्स अगर इसको अप्रूव्ड कर देता है, यानी 2 रिव्यूअर्स अगर जो इसको रिव्यू कर देता है तब माना जाएगा कि ये रिव्यू हुआ। जैसे हम लोग ए को सपोज कर लिए हैं, मैं ए को सपोज कर लिया हूँ, इवेंट रिव्यूड बाय द फर्स्ट रिव्यूअर, यानी वैसा इवेंट जो फर्स्ट रिव्यूअर रिव्यूड करता है। बी को माने है सेकेंड रिव्यूअर रिव्यू करता है, सी को माने है थर्ड रिव्यूअर, और ए बी सी तीनों रिव्यूअर्स का जो प्रोबेबिलिटी है आपका गिवन है। पी ए दिया हुआ है 3/5, पी बी दिया हुआ है 4/7 और पी सी दिया हुआ है 2/3। तो पी ए डैश, ए डैश या ए बार या कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर पी ए बार के जगह पर पी ए डैश भी आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 - 3/p, तो पी ए डैश कितना हो जाएगा आपका, देखिए पी ए डैश या बार क्या हो जाएगा 1 - पी ए, 1 - पी ए डैट मीन्स 1 - 3/5, यानी कितना हो जाएगा आपका 2/5। इसी तरह से सबका फाइंड आउट कर दिए, पी ए बार, पी बी बार और पी सी बार फाइंड आउट कर दिए हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ए का मतलब जो रिव्यूड करता है, यहाँ पर इवेंट रिक्वायर्ड टू द फर्स्ट रिव्यूअर्स प्रोबेबिलिटी है आपका, ये नॉट रिव्यूड, ये नॉट रिव्यूड, ये नॉट बार जो लगा हुआ है नॉट रिव्यूड की बात कर रहा है। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन कह रहा था, प्रोबेबिलिटी दैट रिव्यूज एट लीस्ट 2 रिव्यूअर्स विल बी फेवरेबल। अगर 2 रिव्यूअर्स, कम से कम 2 रिव्यूअर्स फेवरेबल है तब रिव्यूड हो जाएगा। इसका मतलब ए बी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो होगा ए और बी रिव्यूड करता है, ए और बी फेवर में है, सी फेवर में नहीं है। यहाँ पर लिए हैं ए और सी फेवर में है, बी फेवर में नहीं है। यहाँ पर ए फेवर में नहीं है और बी और सी फेवर में है, और यहाँ पर तीनों अगर फेवर में है तब भी बात बनेगी, क्योंकि एटलीस्ट 2 माने कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तीनों यहाँ पर रिव्यूअर्स हैं, तो सबका प्रोबेबिलिटी आप लिख दे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो फॉर्मूला होता है पी ए, चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है पी ए इंटू पी बी और पी सी, इसलिए ऐसा क्योंकि ये ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी बार, और सबका वैल्यू यहां पर हम लोग लिख दिए, और आफ्टर कैलकुलेशन 94/175 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये आईपीईयू में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 6 गुड एंड 8 डिफेक्टिव बॉल्स। यानी एक बॉक्स में
से 2 बोल्ट को निकाला गया, इसमें 6 गुड है और 8 डिफेक्टिव बोल्ट्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स 6 + 8 यानी 14 बोल्ट्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बोल्ट इज गुड इफ फर्स्ट वन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर पहला डिफेक्टिव पाया गया तो सेकेंड बोल्ट जो होगा वो गुड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। टोटल बोल्ट हो गया 14। इफ फर्स्ट बोल्ट इज डिफेक्टिव देन रिमेनिंग बोल्ट कितना हो जाएगा 14 - 1, क्योंकि एक टोटल बोल्ट है 14, तो एक बोल्ट को अगर हम लोग डिफेक्टिव माने तो टोटल बोल्ट कितना हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब कहता अब गुड कितना होगा 6, यहां पर गुड 6 हम लोग को दिया हुआ है गुड्स, एंड डिफेक्टिव अब कितना हो जाएगा 8 डिफेक्टिव था, एक बोल्ट को हम लोग निकाल लिए तो 7। तो प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बोल्ट इज गुड 6/13। इस तरीके से आपका होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो थर्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, थर्ड देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, ए बैच ऑफ 25 इंजेक्शन मोल्डेड parts contains 5 that have suffered excessive shrinkage if 2 parts are selected at random and without replacement, बिना रिप्लेसमेंट का 2 पार्ट्स को हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड पार्ट सिलेक्टेड इज 1 विथ एक्सेसिव श्रिंकेज। इसमें हम लोगों को ई को पहले इवेंट को सपोज कर लेना पड़ेगा, द इवेंट ऑफ इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट दैट हैव सफर्ड एक्सेसिव श्रिंकेज, ई को सपोज किए, और एनी कितना दिया हुआ है 5। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर ए बैच ऑफ 25 इंजेक्शन, टोटल 25 इंजेक्शन है, उसमें 5 जो है सफर्ड एक्सेसिव श्रिंकेज, तो एनी हो गया 5 और एनएस हो गया 25, यानी 25 टोटल इंजेक्शंस दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ई जो श्रिंकेज है 5/25, 1/5 एक्सेसिव श्रिंकेज की बात करता है, तो नॉट एक्सेसिव श्रिंकेज पी ई बार कितना हो जाएगा 1 - 1/5 यानी 4/5। देखिए तब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड पार्ट सिलेक्टेड 1 विथ एक्सेसिव श्रिंकेज। तो कम यहां पर एक हम लोगों को लेंगे पी बार और पीई एक्सेसिव श्रिंकेज का, उसके बाद पीई और पीई, यानी हम लोग एक्सेसिव श्रिंकेज की बात करते हैं तो पीई बार और पीई लिए, और दोनों अगर है तब भी ठीक है, पीई इंटू पीई यानी फर्स्ट बोल्ट एंड सेकेंड बोल्ट, फर्स्ट बोल्ट और सेकेंड बोल्ट, तो ये 4/5 होगा। देखिए निकाले हुए 4/5, यहां पर 1/5, यहां पर इसलिए ऐसा लिखे क्योंकि 1 विथ एक्सेसिव श्रिंकेज, सेकेंड पार्ट सिलेक्टेड इज 1 विथ एक्सेसिव श्रिंकेज, तो कम से कम एक की बात करता है, दोनों भी हो सकता है, पहला श्रिंकेज, पहला ई बार लिए, दूसरा पीई लिए, फिर पहला पीई लिए, दूसरा भी पीई हो सकता है। तो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी होगा 4/5/1/5 यानी 4 + 1/25, दैट मीन्स 1/5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये सब जो क्वेश्चन ले रहे हैं अभी बेसिक प्रोबेबिलिटी का हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद फिर आएगा थोड़ा सा एडवांस प्रोबेबिलिटी। यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है व्हाट इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, यानी पी ए ऑब्लिक बी का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, ये होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है यहाँ पर क्वेश्चन आपका। यहाँ पर व्हाट इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की जो बात करेंगे तो आप देख लेंगे, इसका थ्योरी में देख लेंगे, जो हम पहले वीडियो बना चुके हैं उसमें लिखा हुआ है आपका। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ए एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, 5 रेड बॉल्स है और 2 ग्रीन बॉल्स है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा 5 रेड प्लस 2 ग्रीन इक्वल टू 7 बॉल्स। अब कहता है ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को ड्रॉ किया गया है उस अर्न से, इफ इट्स ग्रीन, अगर ग्रीन आता है, आप जब ड्रॉ करेंगे तो अगर ग्रीन आता है तो एक रेड बॉल को ऐड कर दिया जाता है टू द अर्न, यानी अगर हाथ में आपका ग्रीन बॉल आता है, जब देखेंगे कलर की ग्रीन बॉल है
तो एक रेड बॉल को उसमें ऐड कर दिया जाता है। द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न, और जो एक बॉल हम अर्न से निकाले पहली बार तो उसको हम लोग अर्न में नहीं रखेंगे, यानी हम लोग को विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें, यानी रिप्लेस हम लोग नहीं करेंगे। देन द सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, उसके बाद दूसरा बॉल किससे निकाला जाएगा? जो बच गया बॉल उसमें से दूसरा बॉल निकाला जाएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड, और जो सेकेंड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो रेड होनी चाहिए। तो यहां पर दो केसेज हो सकता है। आपका रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है, अर्न में रेड बॉल और ग्रीन बॉल, तो हो सकता है कि पहले आप जब निकालें एक बॉल को तो रेड बॉल निकले, तो जब रेड बॉल निकलेगा तो कोई बॉल को ऐड हम लोग को नहीं करना है। तो केस 1 में हम लोग लिए हैं प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 5 बॉल रेड है तो 5/7 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल 7 है, तो 5/7। इसको P-E1 सपोज कर लिए, E1 को माने हम लोग फर्स्ट बॉल इज रेड। रिमेनिंग बॉल कितना हो जाएगा? 4 + 2 = 6, क्योंकि जो हम लोग एक बॉल को निकाले हैं वापस उसमें नहीं डालना है। तो कितना बच गया आपका? 7 बॉल था, 7 बॉल में एक बॉल को निकाले तो टोटल 6 बॉल बच गया, 4 रेड बचा और 2 ग्रीन बचा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? यानी सेकेंड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगा जो रेड आनी चाहिए, तो R2 को हम लोग सेकेंड बॉल रेड बॉल माने सेकेंड बॉल, तो PR2/E1 यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट बॉल रेड निकल चुका है, मैंने फर्स्ट बॉल हम लोग को फाइंड आउट हो चुका है, ड्रॉ कर चुके हैं, तो 4/6 होगा, क्योंकि रिमेनिंग कितना बच गया आपका? रेड बॉल 4, रेड बॉल 4 और टोटल बॉल कितना है? 6, तो 4/6 होगा। अब से केस 2 में लेते हैं कि फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, फर्स्ट बॉल ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगा 2/7। यहां पर देखिए 2 बॉल ग्रीन है और 5 बॉल रेड है, तो 2/7 होगा। इसको P-E2 सपोज किए। अगर हम लोग क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था? इफ इट्स ग्रीन, अगर ग्रीन बॉल निकलता है फर्स्ट बॉल तो एक रेड बॉल को हम लोगों को उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा आपका? 5 रेड था, ग्रीन निकल चुका है तो 1 रेड बॉल को ऐड करेंगे, और ग्रीन बॉल 2 ग्रीन था तो एक हम लोग निकाल चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं, तो बच गया 1, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ बॉल 7 हो जाएगा। तो सेकेंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इफ 1 ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इफ 1 ग्रीन बॉल इज ड्रॉन 6/7, क्योंकि रेड 5 + 1 6 हो गया, यहां पर रेड कितना हो गया? 6 हो गया आपका, रेड बॉल 6 हो गया तो 6/7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी। अब बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जब टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉ हम देखेंगे तो उसके आधार पर हम लोग लिखेंगे P-E1, मैंने यहां पर P-E1 × PR2E1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इफ सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। P-E1 × PR2/E1, P-E2 × PR2/E2, और सबका वैल्यू देंगे। 5/7 था पहले, 5/7 दिए, 4/6 था, 2/7 था, 6/7 था, और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 106/147 आएगा, ठीक है। और जब पॉइंट में करेंगे तो 0.721 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया हुआ? ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए, अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बेज थ्योरम पर। बेज थ्योरम पर एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बेज थ्योरम का एक क्वेश्चन आना चाहिए। इन ए टॉय फैक्ट्री, मशीन A, B, C मैन्युफैक्चर्स रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल। मशीन A जो है 25% प्रोडक्शन करता है, मशीन B 35% प्रोडक्शन करता है, मशीन C 40% प्रोडक्शन करता है, किसका? टोटल का। तो ये PA हो जाएगा आपका 25/100, जो परसेंटेज होता है वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है। PA = 25/100, PB = 35/100 और PC = 40/100। अब कहता है कि ऑफ देयर आउटपुट्स, जब आउटपुट्स निकलता है आपका तो 5%, 4% और 2%, यानी ए जो है प्रोडक्शन जो करता है 5% डिफेक्टिव प्रोडक्शन करता है ए, 4% डिफेक्टिव प्रोडक्शन करता है बी और 2% डिफेक्टिव प्रोडक्शन करता है सी। इसका मतलब ई को अगर हम लोग द टॉय ड्रॉन इज डिफेक्टिव, जब जो
जो टॉय है वो डिफेक्टिव जब प्रोडक्शन करता है फैक्ट्री, तो ई ऑब्लिक ए यानी डिफेक्टिव आइटम्स का प्रोडक्शन मशीन ए के द्वारा जो किया जाएगा 5/100 होगा। प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी 4/100 आएगा, क्योंकि 4 लिखा हुआ है बी के लिए, और सिमिलरली सी के लिए लिखा हुआ है 2% यानी 2/100 होगा। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टॉय इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टॉय इज ड्रॉन इज डिफेक्टिव, ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। इस तरीके का क्वेश्चन अगर जो रहता है आपका, तो माना जाएगा ये जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, अगर फर्स्ट पार्ट यहां तक दिया हुआ है तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेगा, लेकिन जब सेकंड पार्ट आपको दे दिया है ये, तो इसका मतलब ये बेज थ्योरम की बात करेगा। तब हम लोग को क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, यानी हम लोग सपोज कर लेंगे पी ए ऑब्लिक ई, मैंने प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मशीन ई, मशीन ए के द्वारा जो प्रोबेबिलिटी है, तो बाय बेज थ्योरम आपको लिखेंगे पी ए ऑब्लिक ई इक्वल टू होता है पी ए, ये वाला ए लीजिएगा, और पी ई ऑब्लिक ए और डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लेंगे, पी ए इंटू पी ई ऑब्लिक ए प्लस पी बी इंटू पी ई ऑब्लिक बी और पी सी इंटू पी ऑब्लिक सी, पी सी इंटू पी ई ऑब्लिक सी, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी आपको लिखना है, और जिसका फाइंड आउट करना है आपका प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पर लिखना है, और सबका वैल्यू हम लोग पी ए का वैल्यू, पी ई ऑब्लिक ए का वैल्यू और सभी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, सारा दिया हुआ है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 25/69 आएगा। ये कैलकुलेशन आप अपने से देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हम लोग एक क्वेश्चन और बेज थ्योरम कर लेते हैं। देखें इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कस्टमर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट preliminary product designs. In the past, 95% of highly successful product reviewed good reviewers, 60% moderate and 10% poor. यानी कह रहा है कि यहाँ पर G को अगर सपोज करते हैं गुड रिव्यूज, H को हाईली सक्सेसफुल और P को पुअर रिव्यूज, और M को हम लोग मॉडरेट अगर सपोज करते हैं, तो हायर मैंने जो हाई क्वालिटी का मैंने हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स जो होगा वो 95% हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स रिव्यूड गुड रिव्यूअर्स एंड 60% मॉडरेट एंड 10% प्रोडक्ट्स रिव्यूड बाय द गुड रिव्यूज। तो यहां पर जो दिया हुआ है आपका पीएच यानी 40%, यहां पर देखिए आगे फिर क्या लिखा है, इन एडिशन 40% ऑफ द प्रोडक्ट हैव बीन हाईली सक्सेसफुल, 40% आपका हाईली सक्सेसफुल है, एंड 35% हैव बीन मॉडरेटली सक्सेसफुल एंड 25% हैव बीन पुअर प्रोडक्ट्स। यानी यहां पर लेंगे हम लोग पीएच इज इक्वल टू, यानी ये पीएच का मतलब 40% ऑफ प्रोडक्ट हैव बीन हाईली सक्सेसफुल 40/100, पीएम मतलब मॉडरेटली 35/100 और पीपी का मतलब पुअर 25/100 यहां पर आपका लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है यहां पर देखिए, इन पास्ट 95% ऑफ हाईली सक्सेसफुल रिव्यूड गुड रिव्यूअर्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी यहां पर गुड रिव्यूअर का प्रोबेबिलिटी जो 90 मैंने हाईली सक्सेसफुल होता है वो 95/100 है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड रिव्यूअर्स इफ इट इज हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, तो 95/100 होगा। पीजी यानी गुड किसके लिए, मॉडरेट के लिए, देखिए 60% मॉडरेटली कर रहा है कि आपका 60% सक्सेसफुल है, तो लेंगे 60/100, एंड गुड पुअर के लिए 10% दिया हुआ 10/100 लेंगे। हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए न्यू डिजाइन अटेन्स ए गुड रिव्यू देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स। जो हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट है उसका हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो ये हम लोग बेज थ्योरम से लेंगे। यहाँ पर पी एच ऑब्लिक जी यानी प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए हाईली सक्सेसफुल, हम लोग पी एच जी लिखेंगे, और बेज थ्योरम से हम लोग लिखेंगे पी एच इंटू पी जी ऑब्लिक एच,
और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और सबका वैल्यू पीएच का वैल्यू पीजीएच अपॉन का सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर जब रखेंगे तो आएगा आपका 76/123। ये आपका आफ्टर कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर से आया है। सेकेंड आप सिमिलरली आप सेकेंड आप निकाल लीजिए। सेकेंड हम लोग सिमिलरली फाइंड आउट कर लेंगे। इफ ए प्रोडक्ट डज नॉट अटेन ए गुड रिव्यू, व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट। ये आपका सिर्फ मैं आंसर लिख दिया हूं। इसका अगर और डिटेल में जो देखेंगे, जो मैं पहले भी समझा चुका हूं, आप उस वीडियो से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक और लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। देखिए ये भी मैं बेज थ्योरम का क्वेश्चन लिया हूं। आप ये अपने से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कोई टेक्निक्स इसमें नहीं है, इसीलिए आप अपने से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं, देख लीजिए सोल्यूशन इसका, और अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता है इसका तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे आप देख सकते हैं। यूनिट 1 का है, सेमेस्टर 4 का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बेज थ्योरम का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका बेज थ्योरम का, ये ट्रांसफर ऑफ बॉल पर क्वेश्चन है। ये कहता है ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एंड बैग 2 है कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। यहाँ पर एक में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है, दूसरा में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। अब कहता है 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। बैग 1 से बैग 2 को ट्रांसफर किया गया है, एक बॉल। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और उसके बाद बैग 2 से निकाला गया है। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। जो सेकेंड बैग से निकाला जाएगा आफ्टर ट्रांसफर ऑफ बॉल वो रेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग E1 को सपोज किए, बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज रेड। हम लोग रेड बॉल को ट्रांसफर किए, देखिए 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स है। जब इसमें हम लोग ट्रांसफर किए तो 5 रेड, यहाँ पर 1 अगर हम लोग 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, अगर इससे एक रेड बॉल को इसमें ट्रांसफर करेंगे तो 5 रेड हो जाएगा और 5 ब्लैक तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस का लिए हम लोग रेड बॉल को ट्रांसफर किए। सेकेंड केस में हम लोग ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करेंगे तो रेड तो 4 रहेगा और ब्लैक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 को हम लोग रेड बॉल ट्रांसफर और E2 को हम लोग ब्लैक बॉल ट्रांसफर का इवेंट सपोज किए। ए को हम लोग ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, और जो बैग 2 से जो ड्रॉ करेंगे बॉल वो रेड होगा, हम लोग उसको ए सपोज कर लिए। हम लोग बेज थ्योरम में इसी तरह से करते हैं। पी E1 होगा 3/7, क्योंकि एक रेड बॉल ट्रांसफर हुआ है तो 3 रेड बॉल ड्रॉ होगा फ्रॉम 7 बॉल्स में 3/7। पी E2 होगा 4/7, इसीलिए क्योंकि 4 ब्लैक बॉल्स है और 3 रेड बॉल्स है और ब्लैक बॉल्स को ट्रांसफर किया गया 4/7 हो गया। अब उसके बाद कहता है कि रेड बॉल ड्रॉ किया गया है फर्स्ट केस से। जब रेड बॉल ड्रॉ किया गया है फर्स्ट केसेज में तो 5/10 हो जाएगा। 5 रेड बॉल्स है और टोटल बॉल्स 10 है, इसीलिए 5/10। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब बैग 2 से निकाला गया, मैंने जब हम लोग एक ब्लैक बॉल को ट्रांसफर किए तब, तो क्या हो जाएगा 4/10 हुआ। अब रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगा, कह रहा है कि जो बैग 2 से ब्लैक बॉल जो ट्रांसफर हुआ उससे निकाला गया है, इसका मतलब E2 से निकाला गया है। इसका मतलब E2 इवेंट की बात करेंगे, यानी PE2/A की बात करेंगे बाय बेज थ्योरम। अब बाय बेज थ्योरम क्या लिखेंगे, PE2 इंटू PA/E2 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर 4/10 PE2 का वैल्यू, PA/E2 का वैल्यू 4/10, और देखिए PE2 आपका PE2 4/7 है और PA/E2 4/10, सभी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो स्टूडेंट्स बेज थ्योरम का ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि मिड टर्म एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर बेज थ्योरम का आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक्स लेते हैं जिससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देखिए दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, X डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स
you studied during a randomly selected school day. The probability that x can take the value x has the following form of where k is some unknown constant. यहाँ पर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहेगा p x इजकल टू x, कैपिटल x इजकल टू स्मॉल x, x इजकल टू 0 है, x इजकल टू अगर जो 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.1. देखिए यहाँ पर x लिए हैं हम लोग और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 तो प्रोबेबिलिटी 0.1. यहाँ पर अगर 1 होगा, x का वैल्यू 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा आपका kx, यानी x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो k होगा. और जब 2 होगा तब भी यही प्रोबेबिलिटी होगा k इंटू एक्स, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग 2, तो 2 अगर जो लेंगे x कैपिटल x का जो वैल्यू, जो रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएगा आपका. तो यहाँ पर 2 लिए तो 2k आएगा. यहाँ पर अब 3 लीजिए, 3 लीजिए तो इस फंक्शन से आएगा, यानी 5 माइनस 3 यानी 2 इंटू k यानी 2k होगा. 4 अगर जो लेते हैं रैंडम, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल, तो 4 अगर जो लेते हैं तो 5 माइनस 4 1 यानी के वैल्यू होगा. अदरवाइज क्या हुआ, 0 दिया हुआ है. ये आपका रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन है. हम लोग कंटिन्यूअस का भी लेंगे लेकिन ऐसा टाइप का भी ये छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा. अब हम लोग क्या जानते हैं, फाइंड आउट करने के लिए दिया है पहला क्वेश्चन में के, दूसरा में दिया है व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडीज एट लीस्ट 2 आवर्स. एटलीस्ट 2 आवर्स यानी 2, कम से कम 2 है, 2 से ज़्यादा में ये आएगा आपका, ये तीनों आएगा. तो यहाँ पर सिग्मा पी आई इजकल टू 1 होता है यहाँ, यानी सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी होगा ये हमेशा 1 होगा. इस तरीके से टेबल अगर जो बनता है तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा. तो क्या करेंगे हम लोग, पी आई इजकल टू 1 यानी 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू 1. तब हम लोग क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे. तो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 1, 4 2 6 यानी 6k इजकल टू 1 माइनस 0.1 यानी 0.9. देयरफॉर k इजकल टू 0.9 डिवाइडेड बाई 6 यानी 0.15. ये हो जाएगा k का वैल्यू. अगर हम लोग कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडीज एट लीस्ट 2 आवर्स, एट लीस्ट 2 यानी 2 से ज्यादा भी हो सकता है आपका, 2 और 2 से ज्यादा. तो p x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 यानी 2k प्लस k यानी 2k प्लस 2k प्लस k यानी 5k और k का वैल्यू 0.15 तो कितना हो गया 0.75. इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन इस तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट पेज में. देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल, x एक रैंडम वेरिएबल है विच एज्यूम्स वैल्यूज x1 x2 x3 x4. x1 x2 x3 x4 4 वैल्यू दिया हुआ रैंडम वेरिएबल, यानी एक x1 रैंडम वेरिएबल, x2 है, x3 है और x4 है. इस तरीके से है 2p प्रोबेबिलिटी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजकल टू x1 इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजकल टू x2 एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजकल टू x3 एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजकल टू x4. ये गिवन है आपका. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहता है. ये आपका आईपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है. कौन साल आया हुआ ये पता नहीं, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका. ये जो गिवन है मैं लिख दिया हूं, यहां से गिवन में लिख दिया हूं. और जब इक्वलिटी के टर्म में है तो यहां पर 2 3 और 5 आप एलसीएम उसका ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी डिवाइडिंग बाय. देखिए इसीलिए सबको इक्वल हम लोग के ले लिए. रेशियो का क्वेश्चन इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x1 अपॉन 15 यानी जो 2 3 और 5 का जो एलसीएम आया 30 से हम लोग सबको डिवाइड कर देंगे और हम लोग इक्वल टू के सपोज कर लिए से. तो आपका p x इक्वल टू x1 15k, ये x2 इक्वल टू 10k और इसका 30k और इसका 6k. और हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, यानी ये सभी को अगर आप ऐड करेंगे 15 10 30 और 6 को जब ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा आपका 1 आएगा. देयरफॉर 61k इक्वल टू 1, देयरफॉर k इक्वल टू 1 बाई 61. तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 बाई 61 यानी ये हो जाएगा 15 अपॉन 61, यहाँ पर हो जाएगा 10 अपॉन 61, यहाँ पर हो जाएगा 30 अपॉन 61 और यहाँ पर हो जाएगा 6 अपॉन 61. के का वैल्यू हम लोग 1 बाई 61 पुट कर दिए. अब हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते हैं, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल लिए पहले x1 x2 x3 x4. px इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 x4 का. तो x1 का प्रोबेबिलिटी 15 बाई 61,
F2 का प्रोबेबिलिटी 10/61, F3 का प्रोबेबिलिटी x3 का प्रोबेबिलिटी 30/61 और x4 का प्रोबेबिलिटी आपका 6/61। इस तरीके से रैंडम वेरिएबल का हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यही सबका ऐड करेंगे तो आपका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अगले पेज में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उसमें हम लोग मीन, मीडियन और वेरिएंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम लोग इस क्वेश्चन को जैसे लिखा हुआ है फॉर द कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को जो पिछला जो 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उस तरीके से भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कुछ अलग है जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है समेशन। इसका मतलब हम लोग इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू आपका f(x) दिया हुआ है kx इंटू 2 माइनस एक्स, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से लेके 2 तक। तो मीन का भी फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस में, हम लोग को जानते हैं, मीडियन का भी है और वेरिएंस का भी है। अगर इसका फॉर्मूला देखना है तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है यूनिट 1 और यूनिट 2 का सेमेस्टर 4 का, आप उसमें फॉर्मूला देख सकते हैं। इसमें मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ इसलिए क्योंकि ओनली रिवीजन पर्पज से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, मीन, मीडियन और वेरिएंस। और इससे इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार आया हुआ है आपका मिड टर्म में, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोगों का इज यूनिटी, चूंकि टोटल प्रोबेबिलिटी यूनिटी होता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हम लोग 0 से 2 तक करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 0 से 2, लिमिट देंगे f(x) dx। इससे हम लोगों का k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मीन, मीडियन और वेरिएंस। पहले फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करें कि क्या होगा, यहाँ पर k मेरा अननोन है, पहले k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में सिर्फ k का ही वैल्यू फाइंड आउट करना कहता है तो आप सम ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी इंटीग्रेशन 0 to 2 या जो भी लिमिट दिया रहेगा उससे आप 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर 0 to 2 k x 2 माइनस एक्स dx ये फंक्शन दिया हुआ है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मैंने k कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा तो हो जाएगा x इंटू 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो लिखे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3, और लिमिट कहाँ, 0 से 2 तक। तो क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर पहले 2 पुट करेंगे हम लोग x के जगह पर और माइनस करके हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 पुट करेंगे तो 4, 2 पुट करेंगे 8/3 इक्वल टू 1, 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 आएगा। तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/4। ये आपका k का वैल्यू आएगा। अब फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया, आप यहाँ पर k के जगह पर आप यहाँ पर k के जगह पर 3/4 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू आ गया 3/4x 2 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, और मीन का फॉर्मूला आपका ये होता है, मीन का फॉर्मूला आपका ये होता है, यानी मीन इज इक्वल टू 0 to 2। यहाँ पर चूंकि लिमिट 0 से 2 है इसीलिए 2 लिखे, 0 से 2 लिखे। लिमिट यहाँ पर अगर दूसरा रहेगा एग्जामिनेशन में तो आप लिमिट चेंज करेंगे, सिर्फ यहाँ पर 0 से 2, एक्चुअल 0 से इन्फिनिटी की बात करते हैं, 0 से इन्फिनिटी रहता है, लेकिन इन्फिनिटी से x dx, x f(x) dx होता है आपका मीन का वैल्यू। यहाँ जो मीन होता है 0 से इन्फिनिटी x f(x) dx होता है। तो यहाँ पर 0 से 2 लेंगे क्योंकि लिमिट हम लोगों का 0 से 2 दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे x f(x), तो x f(x) दिया हुआ है आपका 3/4x, देखिए f(x) दिया हुआ है 3/4x 2 माइनस एक्स। इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 बाहर आएगा कांस्टेंट टर्म, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स क्यू अपॉन 3, और 2 तो मल्टीप्लाई है आपका। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट कहाँ लेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x का एक जगह पर आप ओनली 2 पुट करिए। अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग का 0 आएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो ये 16 आएगा। देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 8 इंटू 2 16/3, और ये भी आएगा आपका 2 पुट करेंगे तो 16/4 आएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी का मतलब मीन कितना हो गया आपका, 1 हो गया।
मीन आपको समझ में आ गया होगा मीन कैसे निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे। इफ एम बी द मीडियन, अगर इफ एम मीडियन होता है देन 0 to m, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से याद रखिए। 0 to m एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एम टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ। तो इसका मतलब हम लोग 0 से m लेंगे, 0 से m लेंगे, एफ एक्स का जो वैल्यू है आपका 3/4 x 2 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, हाफ लेंगे। यानी ये वाला इक्वल टू कर देंगे हम लोग और ये वाला इक्वल कर देंगे, यहां पर कर देंगे, क्या कर देंगे 0 से m 3/4 फंक्शन का वैल्यू, x फंक्शन का वैल्यू 3/4 x 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। x देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बाई 3 0 से m। तो 0 अब हम लोग लेंगे 0 से m तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3/4 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा, m स्क्वायर माइनस एम क्यू बाई 3 इक्वल टू हाफ। तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3/2 m स्क्वायर 1 माइनस एम बाई 3, यहाँ पर m स्क्वायर हम लोग का कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया ये इक्वल टू 1। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अगर आप हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू 1 होगा, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। अब आपका वेरिएंस की जो बात करेंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस का आप याद रखेंगे सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0 to 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वेरिएंस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आप यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to 2 यानी 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर, ये आप याद रखोगे। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 एक्स 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से 2 माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि मीन हम लोग का म्यू दिया हुआ है कितना, आपका यहाँ पर मीन दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, इसीलिए 1 स्क्वायर। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू मैंने 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स टू द पावर 4, और एक्स टू द पावर क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4/2, और ये एक्स टू द पावर 5/5 माइनस 1, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपका ये आएगा, आंसर आएगा 1/5 आएगा। इस तरीके से हम लोग जब कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ रहे, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो मीन मीडियन और वेरिएंस इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखिए ये भी आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। यहां पर लिखता फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन वैल्यू ऑफ एक्स यानी मीन फाइंड आउट करना है। एक्स दिया हुआ है आपका, एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है के एक्स 0 से 2 और इक्वल टू 2k 2 से 4 तक, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी की जो बात करेंगे हम लोग, दो पार्ट में इसमें दिया हुआ है। के एक्स लेंगे फंक्शन, लिमिट 0 से 2 होगा, और 2k लेंगे जब 2 से 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितना होता है आपका, इक्वल टू 1 होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो पहले 0 से 2 लेंगे के एक्स डी एक्स, देखिए के एक्स 0 से 2 के लिए है, प्लस 2 से 4 लेंगे, ये 2 से 4 लेंगे, लिमिट लेंगे 2k dx लेंगे इक्वल टू 1। यहाँ पर इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 2 तक, यहाँ पर हो जाएगा 2k, इसका dx का जो इंटीग्रेशन होगा 1x होगा, तो 2 से 4 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 2 और 2k x 2 से 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो इसका वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 2 अगर जो पुट करेंगे 4/2 2 होता है, तो 2k हो गया। यहाँ पर 0 तो 0 ही होगा, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 होगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 होगा, यानी 4 माइनस 2 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। देयरफॉर k का वैल्यू आएगा आपका 1/6, k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और सोल्व करेंगे। अब हम लोग को मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एफ एक्स डी एक्स 0 से 4 एक्स एफ एक्स डी एक्स, 0 से 4 क्यों, क्योंकि लिमिट 0 से 4 तक है आपका।
अब यहाँ पर इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक्स एफ एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है, यहाँ पर के का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 1/6, तो 1/6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ के एक्स है आपका तो x/6 होगा, और चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई होता है ये, तो हो जाएगा 1/6 एक्स स्क्वायर dx 0 से 2 में। और इसके लिए होता है 2 के दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/6, तो 2/6 देखिए 2/6 हो गया, और x dx है दिखा हुआ x एफ एक्स dx, तो x dx हो गया। और जब इसका फिर इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपका 22/9 होगा, यानी मीन का वैल्यू 22/9 होगा। आप इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम नेक्स्ट पेज में। ये भी देखिए आपका सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है आपका एफ एक्स के एक्स 0 से 5 के लिए, लिमिट 0 से 5 है, के 10 - x 5 to 10 है, और 0 अदरवाइज दिया हुआ है। तो के का वैल्यू पहला फाइंड आउट करने बोल रहा है, दूसरा कह रहा है मीन फाइंड आउट करने, तीसरा बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 5 से 12, यानी हम लोग 5 से 12 तक का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना देंगे 1 देंगे, यानी 0 से लेकर के 10 तक का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा। और ये सिमिलर इंटीग्रेशन आप करेंगे, आप देख लीजिए सिमिलर इंटीग्रेशन। अगर समझ में नहीं आता है, अगर ये समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन किए हुए हैं फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन सेमेस्टर 4 का बनाए हैं उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो के का वैल्यू आ गया 1/25। सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, और अपने तरीके से इसको आप करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन मीन निकाल दिए 0 से लेकर के 10 तक, उसके बाद हम लोग मीन हो गया 5, उसके बाद हम लोग निकाल दिए 5 से 12 तक का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो 5 से 12 लेंगे, एफ एक्स dx लेंगे। हम लोग को 5 से 12 तक का रेंज दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 से 12 तक लेंगे और एफ एक्स dx दे देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगा आपका हाफ आएगा। सिमिलर क्वेश्चन है इसीलिए इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपका कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल इज एज्यूम्ड टू बी एन कंटिन्यूअस वेरिएबल्स विथ पीडीएफ दिस दिया हुआ है, यानी 6x फंक्शन दिया हुआ है, 1 - x दिया हुआ है, 0 से 1 तक का। वेरीफाई द एबव इज ए पीडीएफ, ये वेरीफाई करना है पीडीएफ होगा। अगर पीडीएफ होगा तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा। टू वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ है, पीडीएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, यानी इसको जब 0 से 1 तक के इंटीग्रेट करेंगे आपको 6x 1 - x dx को, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 6 देखिए कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा। अब x इंटू 1, x का इंटीग्रेशन x²/2, x इंटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ और 0 से 1 लिमिट लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 × 1/2 - 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्या 1 हो गया। इसीलिए ये पीडीएफ है। ओके स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ है, इसीलिए हम लोग पीडीएफ फाइंड आउट करना है, पीडीएफ है या नहीं चेक करने के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। मीन हम लोग सिमिलर तरीके से निकालेंगे, मीन इक्वल टू x एफ एक्स dx, यानी -∞ से ∞ x एफ एक्स dx होता है मीन का फॉर्मूला। अब हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले जैसे हम लोग करते हैं उस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में लेते हैं। आप इस तरीके, बहुत ईजी है, आप देख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका IPU में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन ए रैंडम वेरिएबल x हैज द डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू c/x² + 1, जहां पर x का वैल्यू -∞ to ∞ वेरी कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, -∞ to ∞ वेरी कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, पहले c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो बात करते हैं 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे -∞ to ∞ c/x² + 1 dx = 1, और c कांस्टेंट टर्म को हम लोग पहले इसको हम लोग बाय डिफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, यानी -a से a एफ एक्स dx इज इक्वल टू होता है ट्वाइस 0 से a एफ एक्स dx। इस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको डिफिनिट 2 × 0 to ∞ c/x² + 1 dx = 1 कर लेंगे।
ये फॉर्मूला लिख दिए, फॉर इवन फंक्शन के लिए होता है। इवन फंक्शन का मतलब f माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स अगर होता है तो वैसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसीलिए इवन फंक्शन होगा। तो 2 0 टू इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इजकल टू 1। यहाँ पर सी आपका सी अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है। तो 0 टू इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स एक्स 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ट्वाइस सी बाहर आ गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल टू 1। tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है π/2 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0, इसीलिए सी का वैल्यू हो गया 1/π। सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन डेंसिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी एफ एक्स फाइंड आउट, एफ एक्स का फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, एफ एक्स का फॉर्मूला आप ये याद रखें। एफ एक्स इक्वल टू होता है पी एक्स लेस देन एन इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का होता है फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है ये आप याद रखेंगे। तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और सी का वैल्यू 1/π आप रखेंगे। तो कितना आ जाएगा 1/π माइनस इन्फिनिटी टू एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो 1/π हम लोग लिख दिए, और इसका इंटीग्रेशन फिर tan इनवर्स एक्स माइनस इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो 1/π हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। तो कितना हो जाएगा 1/π, और tan इनवर्स एक्स तो tan इनवर्स एक्स रहेगा, और माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी π/2। तो ये वैल्यू आ गया आपका एफ एक्स का, यही डेट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ। और जब इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फिर कह रहा है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1। जब प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1 के बीच में लाई करेगा तो हम लोग ले लेंगे कितना 1/3 और 1, यानी 1/π एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यानी एफ एक्स का जो वैल्यू देंगे हम लोग ये रख देंगे। तो इसका भी इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का। तो 1/π बाहर रहेगा यानी 1/3 और 1, यानी tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 1/3 ही रहेगा। दैट इज योर आंसर। ये आपका सिंपल प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन से हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकलता है। इसका एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हम लोग का जो फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है सी e⁻⁻ मॉडुलस एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पहले सी का वैल्यू फाइंड आउट करिए, फिर मीन फाइंड आउट करिए, फिर वेरिएंस फाइंड आउट कीजिए। तो पहले सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी e⁻⁻ मॉडुलस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपका यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से 0 से इन्फिनिटी कर दिए, उस तरीके से पहले कर दिए। सी e⁻⁻x dx इक्वल टू 1, और e⁻⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है e⁻⁻x अपॉन -1 0 से इन्फिनिटी इक्वल टू 1। अपर लिमिट अगर जो पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी e⁻∞ 0 होता है, e⁻∞ इक्वल टू 0। इसका जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 +1, यानी -1 है तो माइनस +1, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस तरीके में सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। तो मीन आप सिमिलर तरीके से निकालेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मीन हम लोग सिमिलर तरीके से निकालेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, हम दिखा देते हैं, उसके बाद अपने साथ कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। और अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं यूनिट 1 में। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका आईपीयू में आया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x -3 तो प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 तो प्रोबेबिलिटी 1/2 और 9 तो प्रोबेबिलिटी 1/3। तो कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर
और एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने। तो EX पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो हम लोग को PIXI होता है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, वही मैं लिखा हूँ 5.5 आएगा, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x 5.5 आया, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी 5.5 आएगा जब कैलकुलेट करेंगे तो। अब आपका EX स्क्वायर की बात करता है, EX स्क्वायर का मतलब इसको स्क्वायर कीजिए, यानी -3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाई हाफ प्लस 81 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो इस तरीके से आपका ये आएगा, यानी दिस स्क्वायर आप इसको करेंगे इस तरीके से, यानी EX स्क्वायर की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये, देखिए अब दिख नहीं रहा है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये, तो आपका EX स्क्वायर निकलेगा। अब आपका निकालने के लिए बात कर रहा है E 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप इसको ब्रेक कर दीजिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, देखिए ये आपका 4 बाहर आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 बाहर आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस E1, और E1 का वैल्यू होता है 1, और EX स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं कितना 46.5, और EX का जो वैल्यू एक्सपेक्टेशन 5.5 प्लस 1, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 209 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 209 आएगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में देखिए। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे तीनों से। जब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन मैं अभी करूँगा, तीनों से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है कि इसमें सक्सेस और फेलियर होनी चाहिए, मैंने 2 ही कहता है, ईच ट्रायल हैज 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल आउटकम्स, एक सक्सेस होगा एक फेलियर होगा, और नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P मानेंगे और फेलियर को Q मानेंगे। ईच ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, इसमें ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है। अगर x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल हम लोग लेते हैं, द रैंडम वेरिएबल x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज विथ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन बाय, यानी x इक्वल टू अगर r लेते हैं हम लोग तो प्रोबेबिलिटी उसका होता है NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। R का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मीन आपको फाइंड आउट करना है तो एज यूजुअल वे से आप कर सकते हैं, लेकिन मीन इक्वल टू होता है NP, याद रखिए NP, और वेरिएंस इक्वल टू होता है NPQ, जहां पर P प्लस Q इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, √PQ। इसका क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सोल्व होता है। नेक्स्ट पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये IPU 2024 में आया हुआ है बीटेक में। ए पार्टिकुलरली लॉन्ग ट्रैफिक लाइट ऑन योर मॉर्निंग कम्यूट इट ग्रीन 20% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ द टाइम ग्रीन रहता है एक ट्रैफिक लाइट। डैट यू अप्रोच इट, जब भी अप्रोच करते हैं तो 20% हम लोगों का ग्रीन रहता है। एज्यूम डैट ईच मॉर्निंग रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट ट्रायल। ओके स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट ट्रायल हम लोग को सपोज करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर P जो हुआ, P मैंने ग्रीन लाइट 20% ऑफ द टाइम, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस P इक्वल टू 20/100 यानी 0.2, यानी 20% ग्रीन रहता है, इसीलिए इसका सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है यानी P 0.2। तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ओवर 5 मॉर्निंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट इज ग्रीन ऑन एग्जैक्टली 1 डे। यहाँ पर N इज इक्वल टू 5 होगा और R इज इक्वल टू होगा आपका 1। तो हम लोग को जो फॉर्मूला है N इज इक्वल टू 5 लिए, R इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1 डे का मतलब R इज इक्वल टू 1।
तो पी एक्स आर का जो फॉर्मूला है आपका एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। आर के जगह पर आप 1 पुट करें, एन के जगह पर 5 पुट करेंगे तो आएगा 5c1 पी टू द पावर 1 क्यू टू द पावर 5 माइनस 1। और पी का जो वैल्यू है आपका 0.2 है और क्यू का वैल्यू 0.8 है, यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो आएगा 0.4096। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ओवर 20 मॉर्निंग्स। ओवर 20 मॉर्निंग्स का मतलब n इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट इज ग्रीन ऑन एग्जैक्टली 4 डेज। r इज इक्वल टू कितना होगा 4, n इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 4। देखिए n इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 4, तो x प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 4 20c4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 20 माइनस 4। और जब p और q का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0.2182। हम यहाँ पर पूरा डिटेल इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही वीडियो इसका बना चुका हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, ओवर 20 मॉर्निंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट इज ग्रीन ऑन मोर देन 4 डेज। यानी आर ग्रेटर देन 4 होगा, आर ग्रेटर देन 4 होगा और एन इज इक्वल टू कितना होगा 20 होगा। देखिए सिमिलर करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 20 है, r ग्रेटर देन 4 यानी ग्रीन ऑन द मोर देन 4। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, 0 निकाल लेंगे, p ग्रेटर देन 4 इसका मतलब 0 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे और 4 का निकालेंगे और 1 में उसको माइनस कर देंगे। यानी प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4 का फाइंड आउट करेंगे और 1 में हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगा। तो वही आपका 0 के लिए 20c0 p0 q टू द पावर 20 और सबका वैल्यू हम लोग रख दिए हैं। देखिए सबका वैल्यू आप रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से आफ्टर कैलकुलेशन, यानी इसको सबका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा हर हालत में। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये IPU में आया हुआ है क्वेश्चन। इफ 1 आउट ऑफ 10 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, यानी 10 बल्ब में से एक बल्ब डिफेक्टिव है, फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन टोटल ऑफ 500। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है 500 है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 1 डिफेक्टिव बल्ब का। तो P इजकल टू प्रोबेबिलिटी फॉर द डिफेक्टिव बल्ब सपोज कर लेते हैं तो 1/10 होगा, क्योंकि 10 में से एक डिफेक्टिव है तो 1/10 होगा। तो Q कितना होगा 9/10, यानी P प्लस Q इजकल टू 1 होता है तो 9/10 होगा। तो मीन का वैल्यू हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जानते हैं NP, मीन इजकल टू NP। तो N आपका दिया हुआ है 500 बल्ब्स, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 इजकल टू 50। अब वेरिएंस क्या जानते हैं NPQ, तो N है आपका 500, P है आपका 1/10 और Q इजकल टू 9/10। तो कैंसिल करेंगे तो 0 0 2 कैंसिल होगा, 9 5 जा 45, डेट इज योर आंसर। और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में लेते हैं। देखिए इस तरीके क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, ये IPU में आया हुआ है आपका, ये IPU में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें ऐसे रहेगा, इफ ए रैंडम वेरिएबल x फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B ब्रैकेट 25 और 1/5। 25 का मतलब N, 1/5 का मतलब P, इसका मतलब N और इसका मतलब P। तो यहाँ N इजकल टू 25 और P इजकल टू 1/5। तो Q का वैल्यू निकलेगा 1 माइनस P यानी 4/5। मीन इजकल टू क्या होता है आपका NP और NP हो गया 5। वेरिएंस इजकल टू होता है आपका NPQ, तो NPQ लिखे यानी 4। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। लेकिन मुझे हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है P x लेस देन म्यू माइनस 2 सिग्मा, यानी 2 म्यू यानी मीन माइनस ट्वाइस इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर फाइंड आउट ये करना है आपका प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 2 है, मीन का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा P लेस देन 1। P लेस देन 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x r इजकल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी फॉर r इजकल टू 0 25c0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 25। तो कितना आ गया आंसर 1 इंटू 1 4/5
टू द पावर 25, यानी यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। देयर इज ए स्मॉल चांस ऑफ 1/500 फॉर एनी स्क्रू टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव स्क्रू का जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/500। द स्क्रूज आर इन पैकेट्स ऑफ 10। स्क्रू 10 का पैकेट में है, यानी एक पैकेट में 10 स्क्रूज है। फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव। फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट करना है नो डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव स्क्रू रेस्पेक्टिवली इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। 10,000 पैकेट्स में से हम लोगों को डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव स्क्रू का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं P, प्रोबेबिलिटी फॉर एनी स्क्रू टू बी डिफेक्टिव 1/500, ये दिया हुआ है। सिंस द स्क्रू आर इन पैकेट्स ऑफ 10, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो m हम लोगों का जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है PR e टू द पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला होता है। कोई बहुत जगह आपका लैम्डा भी लिखा हुआ रहता है, m के जगह पर लैम्डा भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये लिया हूँ। तो PR इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m टू द पावर r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r। तो यहाँ पर m का वैल्यू जो होगा आपका मीन होगा NP। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/500, यानी डेट मीन्स 0.02। तो m का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। कैपिटल N की जो बात किए हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स इन कंसाइनमेंट यानी 10,000, n इक्वल टू 10,000 कैपिटल N। तो बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन R इक्वल टू 0। R इक्वल टू 0 का मतलब पहला नो डिफेक्टिव, यानी कोई स्क्रू डिफेक्टिव नहीं है, उसका नंबर ऑफ पैकेट्स की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू R इक्वल टू 0। R इक्वल टू अगर जो 0 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव स्क्रू e टू दी पावर माइनस, मैंने r का वैल्यू 0 लिए थे, e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0। तो m टू दी पावर 0 1, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर e टू दी पावर माइनस m। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.9802। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव की बात जब करेंगे हम लोग तो n मल्टीप्लाइड बाय PR इक्वल टू 0। पहला नो डिफेक्टिव यानी नंबर ऑफ पैकेट्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी R इज इक्वल टू 0, यानी नो डिफेक्टिव स्क्रू, यानी 9802 स्क्रू आएगा। 1 डिफेक्टिव, यहां पर 1 डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो 1 डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो R इज इक्वल टू कितना लिखाएगा आपका 1। R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1 अगर जो लिखेंगे तो e टू द पावर माइनस m टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। तो हो जाएगा आपका e टू द पावर, यहां पर ये लिखिए आप PR इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी e टू द पावर माइनस m और m टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, यानी दैट मीन्स e टू द पावर माइनस m इंटू m अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N। तो आपका 196 आएगा 1 डिफेक्टिव का। ओके स्टूडेंट्स, और 2 डिफेक्टिव की बात करेंगे तो यहां पर PR इज इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो e टू द पावर माइनस m होगा यहां से, और m टू द पावर 2 होगा, और यहां पर 2 फैक्टोरियल होगा। तो यही लिख दिए कैपिटल N e टू द पावर माइनस m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और सबका जब वैल्यू देंगे 10,000 वगैरह, 10,000 कैपिटल N का वैल्यू देंगे, बाकी R का वैल्यू m का वैल्यू देंगे, तो आपका आ जाएगा 2, यानी 2 डिफेक्टिव स्क्रू कितना आएगा, ओनली 2 आएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज में अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, ये IPU में आया हुआ है, कभी आया हुआ, कौन सा ईयर में आया हुआ मुझे मालूम नहीं। इफ x इज ए पॉइसन वेरिएट सच दैट Px इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9, Px इज इक्वल टू 4 प्लस 90, Px इज इक्वल टू 6। तो हम लोग को मीन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला PR इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और इसमें हम लोग रख देते हैं x इज इक्वल टू 2, यानी दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2। तो e टू द पावर माइनस m स्क्वायर, इस फॉर्मूला में r इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं हम लोग, तो ये होगा। और इसमें हम लोग रखेंगे r इज इक्वल टू 4, तो ये होगा, और इसमें r इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो ये होगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर e टू द पावर माइनस n कॉमन आ रहा है, e टू द पावर माइनस m कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर m स्क्वायर, 2 भी कैंसिल हुआ है, m स्क्वायर 3m टू द पावर 4/4 प्लस m टू द पावर 6/4। और आप जब इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, आफ्टर कैलकुलेशन लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो m टू द पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मेट में अगर जो लगाएंगे तो m स्क्वायर का वैल्यू -4 हो जाएगा और 1, तो -1 यहाँ पर नेग्लेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि m स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप -1 लेते हैं तो m का वैल्यू होता है, m का वैल्यू तो प्लस माइनस आयोटा वैल्यू होता है, जो कि हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ये आपका इमेजिनरी नंबर आएगा, इसीलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो m का वैल्यू कितना हो गया 1, दैट मीन्स मीन इक्वल टू 1, वेरिएंस इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि वेरिएंस भी 1 होता है। इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे तो समझ में आपको अच्छी तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और लेते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए एक क्वेश्चन और है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन, एक इंजेक्शन का जो बैड रिएक्शन हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी 0.001 है, यानी यहाँ पर हियर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन हम लोग पी सपोज किए, जो दिया हुआ है 0.001। फाइंड द चांस दैट आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स मोर देन 2 विल हैव ए बैड रिएक्शन। हम लोग इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सोल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 1000 है, जिसको n सपोज किए, m इज इक्वल टू होता है np, तो m इजकल टू np होता है, तो m इजकल टू होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 यानी 1, यानी मीन इजकल टू 1 हुआ, यानी m इजकल टू 1 हुआ। अब क्या कहता है, फाइंड द चांस दैट आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स मोर देन 2 विल हैव ए बैड रिएक्शन, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा। तो आप क्या करें, इसको 0 1 2 r इजकल टू 0, r इजकल टू 1, r इजकल टू 2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ले और 1 में उसको माइनस कर देते हैं। तो वही काम करेंगे यहाँ पर। 1 p0 का वैल्यू, यहाँ पर देखिए p0 का वैल्यू जब r इजकल टू 0 लिखेंगे तो इस फॉर्मूला में रखेंगे, तो e टू द पावर माइनस m होगा और m टू द पावर 0 होगा डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल होगा, यानी e टू द पावर माइनस m होगा, क्योंकि m टू द पावर 0 1 होता है, तो e टू द पावर माइनस 1 होगा, e टू द पावर माइनस m होगा, दूसरा 1 रखेंगे तो ये होगा, तीसरा 2 रखेंगे तो ये होगा, और सबको हम लोग ऐड करके आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग लिखेंगे। उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा पी आर ग्रेटर देन 2.08030, यही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। अब सभी का वैल्यू, m का वैल्यू हम लोग रख देंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 + 1 + हाफ, तो एक्चुअल वैल्यू ये हो जाएगा। e टू द पावर -1 का वैल्यू आप कैलकुलेटर से देख लेंगे, या e का वैल्यू जानते हैं तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन अगले पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मीन ऑफ x दिया हुआ है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले इसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फाइंड आउट करना पड़ता है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को हम लोग z से डिनोट करते हैं, और z का जो वैल्यू होता है, यानी z का जो फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। म्यू यहाँ पर मीन है आपका, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, x एनी वेरिएट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉलोइंग x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20, यानी दैट मीन्स यहाँ पर गिवन है म्यू इक्वल टू 12, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 4। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है p x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू दिया हुआ है, जो नॉर्मली x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x का वैल्यू 20 दिया हुआ है, x का वैल्यू
20 रखेंगे तो जेड का वैल्यू फाइंड आउट होगा आपका। तो एक्स का वैल्यू 20 रख रहे हैं तो जेड का वैल्यू इसमें आएगा, एक्स के जगह पर 20, म्यू के जगह पर आपका 12 और सिग्मा के जगह पर आपका 4। तो जेड का वैल्यू आ गया 2। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 का मतलब पी जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ आता है इसका, जो इस शेप का जो ग्राफ आता है वो सिमेट्रिकल होता है। यानी लेफ्ट यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पर जेड इक्वल टू 2 लेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड, और लेफ्ट साइड जेड इक्वल टू -2 लेंगे। अगर -2 की बात होगा तो यहाँ पर -2 लेंगे, और ये सिमेट्रिकल होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आता है 0.5 आता है। ये जो इधर जो वैल्यू आ रहा है आपका 0.5 आएगा, और इधर भी आपका 0.5 आता है। तो हम लोग जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, यानी 2 से ज़्यादा। अगर ग्राफिकली यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट आएगा 2 से ज़्यादा आएगा आपका। जेड इक्वल टू 2, यहाँ पर जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू -2 और जेड इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन की बात करेंगे तो जेड इक्वल टू 2 का राइट साइड आएगा। इसका मतलब ये पूरे 0.5 में जेड इक्वल टू 2 का वैल्यू अगर माइनस कर दें तो डेट इज क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 इसका वैल्यू आएगा। और एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा, या तो आपका टेबल में दिया हुआ रहेगा, यानी क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, या तो आपको टेबल जेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको टेबल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें हम लोग को याद रखना है -2 लेस देन एन इक्वल टू जेड लेस देन एन इक्वल टू 2 का वैल्यू होता है 0.9544। ये टेबल से हम लोग को लिखे हैं, हम लोग टेबल से। तो इसको जब हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको -2 से 2 तक का है, यहाँ -2 से 2 तक का है, तो -2 से 0 तक होगा वैल्यू, प्लस 0 से लेकर के 2 तक होगा, और दोनों क्या होगा, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 0 से 2 तक का जो वैल्यू, जेड अगर 0 से 2 तक का है तो इसका वैल्यू होगा 0.4772। ये आप टेबल से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, P ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2। इसका मतलब 0.5 में 0.4772 को माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 यानी 0.0228 फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक से इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ग्राफिकल है, ये बहुत टफ नहीं है ये। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी P x लेस देन एन इक्वल टू 20। लेस देन एन इक्वल टू 20 का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी P x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20। यानी अगर लेस देन फाइंड आउट करने का रहा है तो ग्रेटर देन तो हम लोगों को मालूम है, तो 1 में उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा P x लेस देन एन इक्वल टू 20 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हम लिखे हैं हम लोगों का, इसका पहले फाइंड आउट कर चुके हैं तो ये हम लोग लिखे हैं। उसके बाद 0 से 12 तक की बात कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो z का वैल्यू आएगा 0 - 12/4 यानी -3। और x इक्वल टू 12 लेंगे तो z का वैल्यू आएगा 12 - 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0। इसका मतलब z वेरी कर रहा है -3 से लेकर के 0 तक, -3 से लेकर 0 तक। यही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, P 0 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 12, दैट मीन्स P -3 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 0। यानी हम लोगों का जो P जो है आपका -3 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। -3 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब -3 और 0 के बीच की जो बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग फिर टेबल से लेंगे। -3 और 3 के बीच में होता है 0.9973, तो फिर हम लोग टेबल से इसको इस तरीके से डिवाइड करके लिख देंगे। सिमेट्रिकली होता है, इसीलिए डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन और भी कह रहा है, क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा सारा प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, फाइंड x डैश, ये पी एक्स ग्रेटर देन x डैश इज इक्वल टू 0.24। ये 0.24 हम लोग जो फाइंड आउट अभी तक कर रहे थे वो गिवन है, तब x डैश का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। और दूसरा कहता है f0 डैश f1 डैश भेन दिस, इस तरीके से। तो पहला हम लोग बी का आंसर सोल्यूशन करते हैं, तो आपका करते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग बी का सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें फाइंड एफ डैश दिया हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x डैश इक्वल टू 0.24, ग्रेटर देन x डैश लिखा हुआ और म्यू दिया हुआ है 12, सिग्मा दिया हुआ है 4।
स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हम लोग जानते हैं z इजकल टू एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर x इजकल टू एक्स डैश है, तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग x डैश लिखेंगे, तो z इजकल टू कितना हो जाएगा x डैश माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम लोग z1 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x डैश इक्वल टू 0.24, ये गिवन है आपका। तो इसका मतलब p प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन z1 इक्वल टू 0.24। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका मतलब ग्रेटर देन z का मतलब ग्रेटर देन z1 का मतलब 0 से z1 तक जाएगा। ये 0 से z1 तक की बात करेंगे तो 0.5 माइनस पी जेड ग्रेटर देन z1 होगा। इसका जो वैल्यू आएगा आपका पी जेड ग्रेटर देन z1 आएगा, हम लोग फिगर से जान रहे हैं। तो 0.5 इज माइनस 0.24 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.24, तो 0.26 आया। ओके स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर P जो आया मैंने इसका जो वैल्यू यहाँ पर P 0 Z लेस देन Z1 का वैल्यू ये आया। सिमिलरली आप C अपने से बनाएंगे, यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, और अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें मैं बनाया हुआ हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे C पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए सभी को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन आपका आईपीयू में आया हुआ है। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। जो 31% आइटम है वो अंडर 45 है, 45 के अंडर है आपका। 8% आर ओवर 64। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये गिवन है, देखिए यही गिवन रहेगा आपका टेबल में, या तो टेबल दिया हुआ रहेगा। पी जेड लेस देन माइनस 1.4 इक्वल टू 0.08, पी जेड ग्रेटर देन 0.5 इक्वल टू 0.31, ये गिवन रहेगा आपका, हमेशा गिवन रहेगा, या तो टेबल आपको देगा आपका। तो यहाँ पर म्यू और सिग्मा को, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आर मीन, यहाँ पर ये म्यू मीन हो गया और सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जानते हैं, जेड इजकल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है एरिया टू लेफ्ट ऑर्डिनेट एक्स इजकल टू 45 इज 0.31। यहाँ पर 0.45 पर जो एरिया दिया हुआ है लेफ्ट ऑफ ऑर्डिनेट 0.5, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45, यानी 45 के अंडर है, इसका मतलब इसका ग्राफ लेफ्ट की ओर आएगा, 45 से लेफ्ट आएगा। और यहाँ पर ओवर 64 है, यहाँ पर 64 सपोज कर लिए ये ऑर्डिनेट, तो इसका राइट साइड आएगा, कितना आएगा आपका 8%। 31% का मतलब 0.31 और 8% का मतलब 8/100 0.08, यानी ये जो ग्राफ आपका शेडेड है, ये जो शेडेड पार्ट है 0.31 है, ये 0.08 है। तो यहाँ पर टोटल होता है 0.5। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के म्यू इक्वल टू 0 से लेकर के 64 तक कितना आएगा 0.5 माइनस 0.08, यानी 0.42 आएगा। और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे 0.5 माइनस 0.31, तो ये भी आपका आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या, यहाँ पर देखिए 0.50 में माइनस कर देंगे 0.31, तो ये हो जाएगा 9 और 4 में 19 हो जाएगा 0.19, ये 0.19 हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं 0.19 हो जाएगा ये, और ये 0.42 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एरिया टू लेफ्ट ऑफ द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 45 इज 0.31 और राइट है 0.08, वही लिख दिए हैं। तो x इक्वल टू 64, तो z का वैल्यू कितना आएगा 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यानी z2 इसको सपोज करेंगे, और x इक्वल टू 45 अगर जो लेते हैं तो इसको हम लोग z1 सपोज करते हैं। तो हम लोग का गिवन क्या है आपका p x लेस देन 45, p x लेस देन 45 इक्वल टू 0.31, यहाँ पर 0.31 दिया हुआ है। तो लेस देन 45 का मतलब 0.5 में इसको माइनस करेंगे। देखिए लेस देन 45 का मतलब क्या, 0.5 में z1 से 0 तक, इसको हम लोग z1 सपोज कर रहे हैं, z1 से 0 तक माइनस कर दिए इक्वल टू 0.1, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, देखिए इसका p
पी Z1 लेस देन Z लेस देन 0 का वैल्यू ये आ जाएगा लेफ्ट साइड, यानी 0.31 आ जाएगा लेफ्ट साइड और ये चला जाएगा आपका राइट साइड, तो 0.19 हो जाएगा। Z1 से 0 तक 0.19, यानी इसका मतलब 0.19 हो गया। सिमिलरली ये 0.42 हो गया, निकाले देखिए यहाँ पर 42 आ जाएगा। यहाँ पर पहले 0.19 की बात करें तो Z1 इक्वल टू माइनस 0.50, देयरफॉर म्यू 45 माइनस म्यू इक्वल टू माइनस 0.5 सिग्मा, ये एक इक्वेशन आएगा। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन आएगा ग्रेटर देन से, इसका P ग्रेटर देन 60 x ग्रेटर देन 65 0.08 है, तो यहाँ पर 0.08 है तो 0.42 आएगा। ये यहाँ पर पहले ही मैं निकाल चुका हूँ कि यहाँ पर 0 से Z2 की वैल्यू आएगा 0.42 और Z2 इक्वल टू 1.4 आएगा, Z2 इक्वल टू 1.4 आएगा। देयरफॉर 64 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, जो नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला है उसमें इसको रख रहे हैं तो 1.4 होगा। देयरफॉर एक दूसरा इक्वेशन म्यू और सिग्मा में आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और दोनों को जब सोल्व करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू 10 और म्यू इक्वल टू 50 आएगा। इस तरीके से नॉर्मल वेरिएट का क्वेश्चन देखा जाता है, ग्राफिकली देखा जाता है इसको। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इसको समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसका डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 0, यानी म्यू इक्वल टू 30 दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू मीन 30 यानी मीन इक्वल टू 30 दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5 यानी सिग्मा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 126 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 40। इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग z का वैल्यू 26 पर निकालेंगे, x इक्वल टू 26 लेंगे और 40 पर निकालेंगे। देखिए z इक्वल टू हम लोग जानते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो म्यू दिया हुआ है सिग्मा दिया हुआ है, तो x इक्वल टू अगर जो 26 लेते हैं तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 26 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी माइनस 0.80, और x इक्वल टू 40 लेते हैं तो z का वैल्यू आ जाएगा 40 माइनस 30 अपॉन 5 2 आ जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर 26 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 40 का माइनस 0.8 2 से 2 तक, यानी यहाँ पर अगर माइनस 0.8 एक हम लोग ऑर्डिनेट लेते हैं और यहाँ पर z इक्वल टू 2 ऑर्डिनेट लेते हैं, मिडिल में z इक्वल टू 0 होता है। ये पूरा जो एरिया हम लोग दिए हैं पूरा एरिया हो जाएगा आपका, ये जो पूरा एरिया हम लोग किए हैं पूरा एरिया ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 से माइनस 0.8 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेबल से, और 0 से z इक्वल टू 2 तक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो माइनस 0.8 से 0 का जो वैल्यू है हम लोग यहां से रखेंगे। देखिए 0 से 0.8 तक है, बात एक ही होगा, माइनस 0.8 ले से 0 तक ले, दोनों का वैल्यू एक ही होगा यानी 0.2881। देखिए 0.2881 लिए, और 0 से 2 तक का वैल्यू दिया हुआ है 0.4772 लिए हैं और दोनों को ऐड कर दिए। ये सिमेट्री के कारण हम लोगों का दोनों इक्वल, ये सिमेट्री के कारण माइनस 0.8 लेस देन एन इक्वल टू जेड लेस देन एन इक्वल टू 0 लिखे, या 0 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 0.8 लिखे, बात एक ही है। यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर जेड लिखा गया, एक्स लिखा गया था, यहाँ पर जेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जेड होगा। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एक्स इक्वल टू 45 लेंगे, उससे हम लोगों का जेड का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो जेड का कितना वैल्यू होगा 45 माइनस 30 अपॉन 5 यानी 3। इसका मतलब ये ऑर्डिनेट आपका आएगा 3 आएगा। तो ग्रेटर देन 45, इसका मतलब पी जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये राइट साइड ऑफ द जेड इक्वल टू 3। तो हम लोग 0.5 में 0 से 3 तक का माइनस कर देंगे, तो 0.5 में प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन एन इक्वल टू जेड लेस देन एन इक्वल टू 3, और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है पॉइंट, देखिए 0.4986, तो 0.4986 यहाँ पर रखेंगे, 0.4986 रखेंगे तो वैल्यू आपका ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे, जेड तो फाइंड आउट करेंगे, जेड फाइंड आउट करने के बाद उसका ग्राफ आएगा, तब आपका वैल्यू फाइंड आउट होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका 26। देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है 26, द मार्क्स ऑफ 1000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स
in a college are found to be normally distributed with mean 70, मीन दिया हुआ है 70, वेरिएंस दिया हुआ है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर 25 होगा, यानी 5 हो जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स विल बी बिटवीन 60 एंड 75 एंड मोर देन 75. दो क्वेश्चन है आपका. तो इसमें देखिए म्यू इजकल टू 70, सिग्मा स्क्वायर इजकल टू 25, देयरफॉर सिग्मा इजकल टू 5, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो गया आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो गया और मीन हो गया आपका 70 हो गया. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड इजकल टू हम जानते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला. अब यहाँ एक्स इजकल टू 60 लीजिए, क्योंकि 60 और 75 के बीच की बात कर रहा है, तो एक्स इजकल टू 60 लीजिए, जिससे नॉर्मल वेरिएट निकलेगा आपका जेड इजकल टू -2 निकलेगा, और एक्स इजकल टू 75 लीजिए तो जेड का वैल्यू फाइंड आउट होगा 1. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 60 लेस देन एक्स लेस देन 75 का मतलब -2 से 1 तक, और -2 से 1 तक को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर -2 जेड इजकल टू -2 लिखे, यहाँ पर जेड इजकल टू 1 लिखे, तो -2 से 0 तक जाएगा और 0 से 1 तक जाएगा, यानी -2 से 0 तक और 0 से 1 तक. और हम लोग इसको टेबल से -2 से 0 तक का टेबल से हम लोग फाइंड आउट करके वैल्यू लिख दिए 0.4772, और 0 से 1 तक 0.3413. ये हम जो सेमेस्टर 4 के लिए जो मैं यूनिट 1 का जो वीडियो बनाया हूँ उसमें कुछ वैल्यू आपको लिखा हुआ है, वो वैल्यू आप याद कर सकते हैं अगर टेबल नहीं गिवन रहे तब. तो इसका वैल्यू 0.4772 और इसका 0.3413, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. अब दूसरा का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, तो 1000 आपका दिया हुआ है, टोटल 1000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, 1000 में इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 819 स्टूडेंट्स आएगा. पॉइंट में है तो स्टूडेंट्स तो 1 पॉइंट में आएगा नहीं, इसलिए 819 आएगा. अब दूसरा क्वेश्चन कहा रहता है मोर देन 75, यानी मोर देन 75 यानी 75 पर आप जेड का वैल्यू निकालिए, यानी जेड आपको निकालिए 75 पर, तो 75 माइनस 70 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5/5 इजकल टू 1, यानी ये हो जाएगा पी जेड ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 का मतलब इधर, इसका मतलब 0.5 में जेड 0 से 1 तक माइनस कर देंगे, यहाँ पर 0.5 में 0 से 1 तक का माइनस करें, और 0 से 1 तक का जो वैल्यू आता है 0.3413, मैं पहले जो पढ़ाया हूँ उसके टेबल में गिवन है ये, तो ये 0.1587 होगा. और जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 159 स्टूडेंट्स आएगा. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा. इसी तरह से फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स विल बी इन बिटवीन दिस, इसी तरह से क्वेश्चन आपका आएगा. ओके स्टूडेंट्स, हमको लगता है इतना क्वेश्चन में से आपका आ जाएगा. आप ट्राई करेंगे, और आकाश का जो मिड टर्म में आया हुआ है आप उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे. इतना क्वेश्चन करेंगे और आकाश में जो मिड टर्म में जो आया हुआ है उसका क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आपका मिड टर्म में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा. और जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, बेबुल डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन थोड़ा सा याद कर लेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है. मैं थ्योरी यहाँ पर स्किप कर दिया हूँ, थ्योरी के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, शायद आपको इससे फ़ायदा होगा. और ये उसके बाद मैं सेकेंड यूनिट का भी शॉर्ट्स बनाऊंगा, सेकेंड यूनिट का भी शॉर्ट्स बनाऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.